हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिरेकल पाठशाला। तो गाइज़, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं लूसेंट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स की पार्ट 1 चैप्टर 1 मैकेनिक्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और लूसेंट आप जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उनके पास बुक्स नहीं है लूसेंट की उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो जिससे क्या होगा कि आपको जो भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और इसे आप ज़रूर देखना, तो विंडो को एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि यहाँ पे मैं रेलवे की जो भी क्वेश्चंस है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। एसएससी सीजीएल्स हो गए और यूपीएससी हो गए, जो भी प्रीवियस में पूछे गए हैं मैं यहाँ पे क्वेश्चंस वही लेकर आई हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और आप देख रहे हो, और ये हिंदी में, मैंने हिंदी में ये क्वेश्चंस बनाया है, वीडियो बनाया है आपके लिए। तो गाइज, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और बने रहना। और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जूल इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। तो हमारा आंसर देखो, यहाँ पे आरआरबी 2005 में भी पूछे गए हैं और यूपीएससी 1990 में भी पूछे गए हैं। ठीक है ना गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष हमारा इकाई हो जाएगा, दूरी की इकाई है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो, बेल आइकन को जरूर दबाना। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नए यूजर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसे, और लाइक तो ज़रूर कर देना। अगर कोई भी क्वेरीज हो तब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो गैस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप कौन हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, ये है मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हमारा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा दिया हुआ है। और यहाँ पे है इकाई दिया हुआ है मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल दिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम्स में अगर बनाते हो तो कंप्यूटर स्क्रीन में आपको ये सब दिखते हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे होगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कि जो आपको आता है सबसे पहले उसे ऑप्शन को मैच करवाएंगे। जैसे कि दाब तो हमें पता है, तो दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। तो पास्कल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि सी का जो है 3 नंबर ऑप्शन होना चाहिए। तो सी का 3 नंबर ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है ए में मिल रहा है और सी में मिल रहा है। ठीक है ना। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो ये सबसे आसान तरीका है ऑप्शन को छांटने का, जिससे कि आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे और काफ़ी आसानी से आप आंसर को छांट के ऑप्शंस को सही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट। ऊर्जा को हम क्या करना है, ये जूल है इकाई इसका। तो हमारा देखेंगे कि डी का 4 नंबर कौन सा ऑप्शन है। डी का हम देखेंगे कि 4 इसमें भी है और सी में भी है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे सी का उच्च वेग का क्या हम देखेंगे, उच्च वेग का है मैक होता है। तो इस तरह आंसर हमें क्या मिल जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, उच्च वेग का मैक होगा, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होगा, दाब का पास्कल होगा, एंड ऊर्जा का जूल होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। तो चलो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस ये क्वेश्चन देख रहे रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसका सी आंसर है। ठीक है ना। तो देखो गाइज, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स आपको, अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हो या मतलब कर भी रहे हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि लूसेंट की जो बुक्स होती है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। और या मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से लेकर आई हूँ, क्योंकि ये रेलवे में लूसेंट से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एसएससी में भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। और वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चैप्टर वाइज करने वाली हूँ। क्या, चैप्टर वाइज। तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो डाउट होंगे और भी क्लियर होते जाएंगे और माइंड में सेट होते जाएंगे। तो आप मेरे
वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बने रहने के लिए, किसी भी काम को अच्छा करने के लिए आपको वीडियो को बने रहना है, देखते रहना है एंड तक। ये बहुत ही, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो पूछा गया प्रश्न है वही यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलती हूँ और इस क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस में हम चलते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मैच करना है। तो देखो यहाँ भौतिक राशि दिया हुआ है, यहाँ इकाई दिया हुआ है, तो इसे हमें मैच करना है। तो दूरी का हम जानते हैं क्या होता है, प्रकाश वर्ष। तो इसे हम फिर से ऑप्शन को वैसे ही छाटेंगे। तो ए का हम देखेंगे 3 नंबर किस में है, ए में भी है और बी में भी है। तो सी और डी तो यूं ही कट गया, इसे हम देखना भी नहीं है, हमें देखना भी नहीं, क्योंकि हम दूरी के बारे में जानते हैं कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई होती है, ठीक है ना। चलो अब देखेंगे ऊर्जा के बारे में है, ऊर्जा को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि 5 का क्या है, दूरी का होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा का हो जाता है मोल, ठीक है। और विद्युत आवेश की मात्रा का हो जाएगा हमारा कूलम, एंड ऊर्जा का हो जाएगा वाट घंटा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये सब्सक्राइब के बटन आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, बेल आइकन को भी दबा देना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 6 नंबर देखो, ये भी है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो त्वरण है, जूल है, एंड तो क्या है, ये बल है, ये कृत्याकार है, आवेग है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वैसे ही छाटेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, उसके अनुसार पे हम ऑप्शन को छाटेंगे। तो हमारा आंसर देखेंगे, बल का हम सबसे पहले देखेंगे, बल का क्या होता है, बल का हो जाता है फोर्स का हो जाता है न्यूटन। तो हम देखेंगे कि बी का 3 नंबर ऑप्शन किसके किसी में है, तो ये है डी में है एंड बी में है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ए हमारा तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। तो बी और डी में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें सही है। तो अब देखो, चलो चलते हैं अब कृत्य कार्य की ओर। चलो डी में हम देखते हैं आवेग का क्या होता है, ठीक है ना। तो आवेग का क्या होता है, ये हम देखते हैं। आवेग का हो जाएगा हमारा 2 नंबर हो जाए, आवेग का क्या हो जाएगा 2 नंबर न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह हम क्वेश्चन ऑप्शन को छाटेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन देखेंगे, अधिवर्ष है, चंद्रमा है, प्रकाश वर्ष में से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा, समय का मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्सक इकाई है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पार्सक इकाई है, ये क्या हो जाएगा, दूरी का इकाई है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। और देखो ये ऑलरेडी ये पूछे गए प्रश्न है, जो मैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट होने के पहले आपको बताया था, ठीक है ना। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, या सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो ऑब्वियसली ये आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये सुमित नहीं है। तो 10वां नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ल्यूनन किसका मात्रक है, किसकी मात्रक है ये। तो हम देखेंगे ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का ये मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने लूसेंट के बारे में आपको बताया था, तो लूसेंट सबसे अच्छा बुक है, स्टार्टिंग है कि आप पहले उसी से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो उससे पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ में क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो बुक आते हैं वो भी आप कर सकते हो। और मैं जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी करवा रही हूँ, तो आप करवा सकते हो। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप मुझे बस कुछ करना नहीं है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ रिस्पॉन्स फॉर्म भरना है, एंड देन फिर मुझे मिलते ही अब आपको मैं Gmail के थ्रू आपको सेंड कर दूँगी
PDF पार्ट वाइज चाहते हो पार्ट वाइज करूँगी, या एक साथ चाहते हो एक साथ भी कर दूँगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ये हो जाएगा आंसर हमारा ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता के इकाई का नाम है। पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है? तो जो ये क्वेश्चन जैसे कि चैप्टर 1 मैकेनिक्स के है, तो इकाई यूनिट मेजरमेंट आ जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स है। तो इकाई की ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी ये SSC और रेलवे में भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसा तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, बट क्या होता है ना, एग्जाम के टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसीलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो तब तक हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस ला रही हूँ, आप बस करते जाओ, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे अभी करते जाओ। तो 12th नंबर के क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बी हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो गाइज, मेरा यहाँ आने का बस इसी एक ही मकसद है कि जो मेरे पास नॉलेज है तो बस आपको मैं शेयर करूँ, और जो भी मेरे पास मटेरियल है बस आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और जो लोग फी नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उन्हें फ्री यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ, और भी लेक्चर है वो प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि लोगों की मदद हो जाए, ठीक है ना। और अभी टाइम है लॉकडाउन का, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना ही है। तो बस आप ऑनलाइन पढ़ते जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते जाओ, ठीक है। चलो चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैंडेला मात्रक है, किसकी मात्रक है? ये कैंडला है, ज्योति तीव्रता की मात्रक है। जूल निम्नलिखित की इकाई है, किसकी इकाई है? ये है ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? तो ये की गई थी 1971 में लागू की गई थी, ठीक है। हर्ट्ज का क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति की मापने की यूनिट है, ठीक है। चलो अब क्या है, अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 17वां क्वेश्चन से विद्युत मात्रा की इकाई है, किसकी इकाई है? मात्रा की इकाई है, तो एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, कूलम है। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन से ना बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसे आप जरूर देखना। और चलते हैं 18वां क्वेश्चन से हमारा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किसे प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, या वायु में कण। तो ये लाया जाता है हमें, ये लाया जाता है हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, वातावरण में ध्वनि के लिए लाया जाता है। तो बी हो जाएगा एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर किस नापने की इकाई है? तो ये है करंट नापने की ये इकाई होती है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे देख रहे हो ये आप ये MPPC और CGPC में पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। और जैसा कि आप देख रहे हो RRB 2015 में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप प्लीज़ ऐसे देखना, और विंडो को एंड तक तो जरूर देखना, ठीक है ना। बहुत ही आपको इससे बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं गाइस, ठीक है। चलो चलते हैं, निम्नलिखित में युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ठीक है ना, विमीय सूत्र नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हो जाएगा बल एवं दाब नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी देखो 2002 में पूछे गए प्रश्न है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या फिर में से कोई नहीं। तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, ठीक है ना। 24वां देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ठीक है, विकृति, शून्यता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो आप बस कॉपी में जैसे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, बस आपको क्वेश्चन लिखकर आप उस आंसर को बस मार्क कर लो, और फिर वीडियो को फिर स्टार्ट करके आप देखो कि आपका आंसर कितना सही है। तो मैं यहाँ टॉप 50 के क्वेश्चन, टॉप 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड
यहाँ पे कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि आपको कितना, अब 50 आउट ऑफ 50 में से कितना आपको आया है, तो आप उससे अनुसार आप खुद को जज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो 25th क्वेश्चन नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। सदिश को हम बोलते हैं वेक्टर, तो नहीं है। संवेग होगा, वेग होगा, कोणीय वेग होगा, और क्या, द्रव्यमान नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अदिश राशि है, क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है, बल आघूर्ण है, संवेग हो पे सभी, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो देखो इस टाइप के ऑप्शन बदल बदल के यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कर ले तो उसी को बस रट लेना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संवेग, जैसा कि पिछले वीडियो में कहा संवेग तो था सदिश राशि, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सदिश संवेग, ठीक है। 28 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है, ऐसा है नहीं है करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आयतन नहीं है, क्योंकि बल होगा, विस्थापन होगा, बल होगा, लेकिन आयतन नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सदिश राशि हैं। देखो यहाँ पे फिर ऑप्शन बदल के यहाँ पे पूछा गया है सदिश राशि हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वेग हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 30वां देखते हैं हम, 30वां क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। घनत्व है, द्रव्यमान है, आयतन है, चाल है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कितना क्वेश्चन है, तुरंत ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो ए है, बी है, सी है, डी है। तो पहले हम ऐसे भी हम लिखते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू लिखते हैं ए टी, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, तो क्या दिया हुआ है, ए के टर्म में दिया हुआ है, तो हम टी को ऐसे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ए। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है हमें, ऐसा ऑप्शन मिल रहा है हमें ए में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन है ए वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो यहाँ देखेंगे प्लैंक किसके होता है, कोणीय गति में होता है, ठीक है ना। तो हमारा 33 का आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो इतना, होप यू गाइज आपको ये समझ में आ रहा है और देख भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे होगे, ठीक है ना। तो सर ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको चैप्टर्स वाइज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लूसेंट की उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, तो ये मैं पहली बार ऐसा है कि मैं इस यहाँ पे कर रही हूँ आपके लिए सिर्फ, तो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़का झूले पे, एक लड़की या लड़का मान लो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की को चाय परिक्रमा करता है या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 35वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो 36वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दे, क्या कर दे, दोगुना कर दे, तो उसका या उसकी क्या होगा, त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है, या भार दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। गतिज ऊर्जा जो हो जाती है वो 4 गुना बढ़ जाती है, तो ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो 37वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, या दोनों सत्य है या दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है और भार जो होता है परिवर्तनीय होता है, क्योंकि भार जो होता है ऑब्वियसली कोई मोटा या पतला ऐसे होता है, तो भार परिवर्तनीय होता है, ठीक है ना।
चलो ये समझ गए हैं, यहाँ तक हमने 37 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां क्वेश्चन। और मैं, अगर मुझे आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो बस आपको करने हैं, देखने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आप बस यहाँ पे रिवीजन कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, बस क्वेश्चंस करते जाना है, ठीक है ना। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के पहला नियम के अनुसार होता है, दूसरा नियम के, तीसरा नियम के, या गैलीलियो की गति विषयक नियम के अनुसार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये न्यूटन के गति के विषयक प्रथम नियम के कारण होता है, ठीक है ना। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी भी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। तो 39वां नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अरबी 2002 में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो चैनल को लाइक करते हुए जरूर चलना, ठीक है ना। चलो 48वां नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया के संबंध बल में हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, या परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो 40वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के गति के विषयक प्रथम नियम के कारण, द्वितीय नियम के कारण, तृतीय नियम के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये किसके कारण होता है, न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम के कारण होता है, ठीक है ना। चलो 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर है हमारा, बोल रहा है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस कारण के होता है। जल में अगर तैरते हैं लोग तो किस कारण होता है, तो ये कारण हो जाता है तृतीय नियम के कारण, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है, यह कथन न्यूटन का है, आइंस्टाइन का है, आर्किमिडीज का है, या गैलीलियो का है। तो ये क्या है, ये कथन किसने बोला है, ये न्यूटन ने बोला है, ठीक है ना। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम के कारण, दूसरे नियम के कारण, तीसरे नियम या गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गति के पहले नियम के कारण, ठीक है ना। 45वां नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ऑप्शन देखेंगे, गतिहीनता, जड़त्व, कूलभार या अक्रियता। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो आरआरबी 2014 में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, जड़त्व के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आघूर्ण का नियम, ऊर्जन का नियम, जड़त्व का नियम, या समय का नियम। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे देख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम बोलते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है, तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो ये बढ़ता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पे आरोपित बल से ये बढ़ता है, ठीक है ना। चलो 48वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति आगे की दिशा में गिरते हैं, ठीक है ना। ये अचानक आप देखते ही होंगे कि ये होता है, तो इसको किसके द्वारा समझाया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूटन का पहला नियम के कारण होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित होता है, रॉकेट को आप जानते ही हो कि रॉकेट जो होते हैं वो किस नियम पर आधारित होता है, तो ये होता है हमारा न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होता है, ठीक है ना।
चलो अब चलते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चंस। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? जड़त्व गुण होता है, विश्राम जड़त्व होता है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम होता है, या गति का तीसरा नियम होता है? तो ये हो जाएगा हमारा विश्राम जड़त्व के कारण होता है। तो ये आरबी 2002 में पूछा गया था। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो और आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को तो जरूर दबाना, यहाँ पे जो बेल रखना है, एंड लाइक करते हुए वीडियो को जरूर जाना, ठीक है ना गाइज। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं इसके पार्ट 2 में मैं जल्दी अपलोड करूँगी, और आप देखते हैं ना, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहो अच्छे से, और हमेशा खुश रहो, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।